आज के करंट अफेयर्स की क्लास में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कल क्लास इसलिए नहीं आई थी क्योंकि सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। जो विद्यार्थी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वे इस क्लास को पूरा पढ़ेंगे। बाकी जो लोग ऐसे ही नाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास नहीं है और वे अपना तब तक कुछ और आधा एक घंटा मनोरंजन करें, एंजॉय करें। और जिन विद्यार्थियों को सीरियस पढ़ाई करनी है वे विद्यार्थी इस क्लास को पूरा पढ़ेंगे और आने वाले शनिवार को अच्छा सा टेस्ट देंगे। और उसके बाद जो वीकली सरप्राइज टेस्ट रखा जाता है कोचिंग में, वो टेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी भी अच्छी तैयारी करेंगे। 40 प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन विविध होते हैं, उनकी अच्छी तैयारी करेंगे। आइए हम जानते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता है। तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में याद रखेंगे। और जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, और ये कब जीता है तो ये 26 फरवरी को जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा था तो भैया इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन केप टाउन में हो रहा था। और केप टाउन कहाँ है तो केप टाउन भैया दक्षिण अफ्रीका में है। केप टाउन अगर पूछा जाए कहाँ है तो दक्षिण अफ्रीका में है। 26 फरवरी को फाइनल हुआ। आईसीसी महिला T20 विश्व कप की बात की गई है। और आपको बताएं तो 19 रन से दक्षिण अफ्रीका को ही हराया है। 19 रनों से किसको हराया है तो दक्षिण अफ्रीका को ही हराया है। दक्षिण अफ्रीका में ही खेला गया और दक्षिण अफ्रीका को ही हराया। तो ये थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के लिए अच्छी खबर नहीं रही। अगर हम बात करें तो ये टारगेट जो रखा था दक्षिण अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो रखा था 157 रन बनाए थे। तो इसलिए 137 रनों पर ही टीम सिमट गई दक्षिण अफ्रीका की। और ये जो खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6वीं बार अपने नाम किया है, 6वीं बार। तो कब कब जीता है आइए जरा हम बात कर लें। किस किस सन में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने ये विश्व कप का खिताब जीता है। 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और अगर बात की जाए तो 2023। ये 6 बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अगर मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया तो एस्ले बार्टी का नाम आता है, याद रखिएगा। एस्ले बार्टी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से लिखी हुई हैं, तो आप अगर चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात की जाए, किस देश के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर आए हैं। 20 साल के बाद डेनमार्क या कह सकते हैं डेनिश देशों में से कोई मेहमान अपने भारत देश में आया है, तो उनका नाम, उनके बारे में भी जानते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो ये कुछ देर तक याद रहेगा, अगर आपने लिख लिया है तो ये 2-3 दिन तक याद रहेगा, और अगर आपने लिखा है, पढ़ा है और उसके बाद इसका रिवीजन भी 1-2 दिन में कर लेंगे और फिर टेस्ट से पहले एक बार और इसका रिवीजन करेंगे, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं, मैं विद्यार्थियों के अनुभव से बता रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि ग्रुप डी से लगाकर ग्रुप ए तक और कहीं भी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उनमें करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उन्हें याद रखने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। किस देश के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर आए हैं तो पहले इनका नाम जानते हैं। इनका नाम है फेडरिक आंद्रे, और ये किस देश के हैं तो ये हैं डेनमार्क के। और ये 4 दिवसीय
ये भारतीय यात्रा पर आए हैं, 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। क्योंकि भारत की यात्रा पर आए हैं तो भारत के बारे में देखेंगे, समझेंगे और कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, समझौता करेंगे। दोनों देश के बीच संपर्क और मजबूत होंगे। जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं या वो हमारे यहाँ आता है तो संपर्क और अच्छे और बेहतर बन जाते हैं। आना जाना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता। अकेला बहुत खतरनाक होता है, अकेला आदमी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। एक दिन आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाएगी, तो जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं? ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्यों इस क्वेश्चन को लिखा हमने? क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने इनकी जयंती मनाई है, पहली बार मनाई गई है। इसलिए इसका क्वेश्चन की जो महत्व है, महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सरकार ने पहली बार 284वीं जयंती 26-27 फरवरी को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाई जाएगी। 26 से 27 फरवरी को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाई जाएगी। ये बात भी याद रखनी है आपको। और हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं वे हैं जी किशन रेड्डी। और जो विशिष्ट अतिथि होंगे उनका नाम जरूर लिख लीजिए। जी किशन रेड्डी जी कौन है, बहुत ज़रूरी है ये नाम जानना। ये है हमारे संस्कृति मंत्री। और जो विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे, वे कौन होंगे? तो वे होंगे भैया गृह मंत्री अमित शाह जी। कौन होंगे? गृह मंत्री अमित शाह जी विशिष्ट अतिथि होंगे। याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, और लिख रहे होंगे तो अवश्य याद रहेगा। ये बात आप जान लीजिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर लिखेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में खोला जाएगा या खोला गया है? ये दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर थी। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में खोला गया है या खोला जाएगा? पूरी बात आपको मैं बताता हूँ। असम राज्य में। चूंकि पूर्वोत्तर राज्य हमारे जो हैं वो 8 राज्य कहे जाते हैं। 7 बहनों के राज्य के क्रम में आप जानते हैं 7 जो राज्य हैं वो 7 बहनों के क्रम में आते हैं। तो मैं आपको, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा है तब कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे ही हैं। 2 बार वीडियो ही देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, एक बार में दोस्तों नहीं याद होगा। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने 26 फरवरी को कामरूप जिले के
सोनापुर गांव में उद्घाटन किया है, जो नवंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 5 टन प्रतिदिन होगी। सारी बातें हमें नोट करनी है। अभी वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया, 10 टन प्रतिदिन उसकी क्षमता है। देखेंगे पिछले क्लासेस भी कि हमने उसमें क्या पढ़ाया है। जो विद्यार्थी नए हैं वो पिछली क्लासेस को जरूर देख लेंगे। ये हमारी शायद 83वीं या 84वीं क्लास होगी। बहुत सारे क्लासेस बन चुकी हैं। नवंबर से करंट अफेयर्स बना रहे हैं। जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वे जरूर देखें। अगली बात मैं करता हूँ, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये भैया राजस्थान के बीकानेर शहर में 25 फरवरी 2023 से 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 दिवसीय आयोजित किया जाएगा। एक सेंटेंस में आप खुद सोचिए कितनी बातें हमने आपको बताई हैं। राजस्थान के किस शहर में होगा? तो दोस्तों राजस्थान के बीकानेर शहर में होगा। कब से होगा? 25 फरवरी 2023 से होगा। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 दिनों तक आयोजित होने वाला ये महोत्सव है। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जो हैं वे जी किशन रेड्डी हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 स्टार क्वेश्चन याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के श्रृंखला में ये प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न हैं दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये हो गया और इसके बाद ये वाला 9 नंबर प्रश्न हो गया, 3rd स्टार क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये सूचकांक से हो गया। इस क्वेश्चन को भी याद रखें। जो नहीं पूरा लिखते हैं वो 3rd स्टार क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे। एक क्वेश्चन ये वाला हो गया। ये 4-5 प्रश्न जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हें जरूर करके याद रखिएगा। जब भी टेस्ट पेपर देते हैं 3rd स्टार क्वेश्चन से ही देते हैं, जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, विदाउट करंट अफेयर्स के अलावा बिना करंट अफेयर्स के पढ़े सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है वो सब लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था। अभी एक भैया आए थे, उनका सिर्फ 4 नंबर से उसमें स्टेनोग्राफर में रह गया था। 130 कट ऑफ गई थी, उनके 126 नंबर थे। मैंने कहा कि भाई साहब जो कमजोरी थी वो मुख्यतः करंट अफेयर्स और टेस्ट की थी। अगर प्रॉपरली टेस्ट हो रहा है और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो मैं कोई हरा नहीं पाएगा। एक से एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी आज टॉपर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और अच्छे अच्छे टॉपरों का पता नहीं लग रहा कोचिंग में कहाँ गए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो भले कछुए की चाल से चले लेकिन वे निरंतर चले, और जो बहुत तेज चले खरगोश की चाल से वे गायब हो गए। आने जाने वालों की कोई सीमा नहीं रही,
लेकिन जो लगातार बना रहा, डटा रहा, उसने मुकाम हासिल किया है और आने वाले समय में वो मुकाम हासिल करेगा। मंजिल चाहे कितनी ही दूर और ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। ये बात को याद रखना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है शायरी वायरी कम सुनाते हैं, लेकिन मोटिवेट रहना बिल्कुल। और जो लोग पढ़ रहे हैं क्लास, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वे पहले से ही मोटिवेट हैं, है ना। तो जो लोग भैया पढ़ रहे हैं और यहाँ तक जो पढ़ रहे हैं वो आगे भी पढ़ेंगे। कहते नहीं हैं अगर यहाँ तक आ गए तो आगे भी जाना है। अगर यहाँ से अब वापस जाओगे ना, तो वापस उतना ही रास्ता तुम्हें चलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मंजिल मिल ही जाए तो तुम भी मज़ा ले लो। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो देखो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर जीती है। ठीक है दोस्तों। झारखंड जो है ये दोस्तों रहा तीसरे नंबर पर। झारखंड कहाँ रहा? तीसरे नंबर पर रहा। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका दोस्तों आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। और आंध्र प्रदेश के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो आप लोग जानते होंगे, इनका नाम है YS रेड्डी। लेकिन मुख्य बात क्या है? राज्यपाल की। अभी अभी आंध्र प्रदेश के 13 फरवरी 2023 को नए राज्यपाल बने हैं और इनका नाम है S अब्दुल नजीर। याद रखना दोस्तों, S अब्दुल नजीर हर हाल में आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश का जो गठन है उसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। देखो दोस्तों, जो रोज आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मित्र तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने चाहे जो भी हो बस उसको रौंदते हुए आगे निकलते चलो। आने जाने वाले पता नहीं कितने हजारों की संख्या में आए और गए, लेकिन जो रुके रहे उन्होंने कुछ न कुछ जरूर हासिल किया है। आप भी रुके रहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ हासिल करेंगे। भारतीय वायुसेना कोबरा वॉरियर वायुसेना अभ्यास है ये। उसका नाम क्या है? कोबरा वॉरियर। तो कोबरा वॉरियर के बारे में हम आपको बहुत संक्षेप में और बहुत ही कम समय में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कौन सा है भैया? तो है ये वायुसेना कोबरा वॉरियर। तो ये दोस्तों बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय अभ्यास है। अब आप कहेंगे बहुपक्षीय अभ्यास क्या होता है? जिसमें बहुत सारे देशों के लोग भाग लेते हैं। जैसे बात करें हम फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका तथा सिंगापुर के साथ भारतीय वायु सेना भाग लेती है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम एक दूसरे देश के साथ में अभ्यास करें और एक दूसरे की टेक्निक को समझें और हमारा आपसी
संबंध जो है मित्रता का वो भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रगाढ़ हो, इस वजह से ये अभ्यास होते हैं। इसमें 145 जवान हमारे गए हैं वायुसेना के, और ये अभ्यास कहाँ होगा, तो ये अभ्यास ब्रिटेन में होगा। और ये 6 मार्च से, ये दोस्तों 6 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। 6 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा और ये पहुंच चुके हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, हमारे 145 जवान ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। 4 मार्च से लेकर 24 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। निश्चित बात है, याद जरूर रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें। शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ और किसने किया, तो ये जो कहाँ किया गया इसका आंसर है कर्नाटक। और किसने किया, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जिसके टर्मिनल का आकार कमल के फूल जैसा है, जिसकी लागत 450 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। सारी बातें आपको मैंने बता दी और महज कुछ ही सेकंड्स में, और अच्छी भाषा और अच्छी सूझबूझ के साथ। ठीक है। फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फिक्की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पुरानी संस्था है दोस्तों। फिक्की की पहली बात तो मैं बात करूंगा फुल फॉर्म की, तो आपको फुल फॉर्म बताना है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या करें, आपको छोड़ दें, आप बताएंगे? नहीं बताएंगे। फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया वो तो बात अलग है, लेकिन आप समझिए फिक्की की परिभाषा। देखिए, लिख लीजिए, बहुत बार पूछी जाती है पेपर में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी परिभाषा है। ये जो है गैर सरकारी व्यापारिक संगठन है, गैर सरकारी व्यापारिक संगठन है। और इसके जो महासचिव हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है शैलेश पाठक जी। शैलेश पाठक, याद रखिएगा, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है। आइए आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस दोस्तों 27 फरवरी को मनाया गया। और ये पहली बार कब मनाया गया था, 2020 में मनाया गया था। पहली बार दोस्तों 2020 में मनाया गया था। 27 फरवरी की ही बात है, 27 फरवरी को यह राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। और जो हमने आपको एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बताया था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स में, उसमें भारत की रैंक 42वीं है। 55 देशों को शामिल किया गया। याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थी रैंक है भारत की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक, ये सारे सूचकांक 2023 में आ चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं। आप भी अपडेट हो जाइए। अब आप कहेंगे सर आप तो बता दिए, अपडेट कैसे होंगे? लिखकर होंगे भाई, नोट करके होंगे। आपको बता दें 5 टाइम्स मैक्सिमम, मिनिमम 3 टाइम्स फार्मूला आप याद रखिए। 3 बार अगर आप किसी चीज को लिख लेते हैं, पढ़ना है, आप नहीं भूलेंगे। पढ़ाई सब कर रहे हैं,
बस जो तपता है वही आभूषण बनता है, जान लीजिएगा। सादा भुट्टा 5 रुपए का मिलता है और पका हुए की रेट बढ़ जाती है, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स में भारत की 42वीं रैंक है। कुल 55 देशों को शामिल किया गया था। आइए आपको बताते हैं फर्स्ट नंबर पर कौन है। फर्स्ट नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड नंबर की बात की जाए तो सेकंड नंबर पर यूके और थर्ड नंबर पर फ्रांस है, जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। ठीक है, आइए आपको बताते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 50वीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4वीं है। आइए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136वीं है। ये जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। सूचकांकों से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, याद। तो दोस्तों, सूचकांक से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? 12 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। मार्कोनी पुरस्कार जो है 1975 से दिया जा रहा है। मार्कोनी संस्था ही देती है और किसने इस बार जीता है तो उनका नाम है हरि बाल कृष्णन। और ये कौन है? तो ये दोस्तों कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और इन्होंने जीता है मार्कोनी पुरस्कार। तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है FATF। आइए हम बात करते हैं FATF की। FATF का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, फुल फॉर्म है इसका फाइनेंशियल टास्क फोर्स। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये इस टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था, क्यों किया गया था, ये बात जाननी आपको बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये इसका जो गठन किया गया वो इसलिए किया गया कि कोई भी देश आतंकवादी संगठन को बढ़ावा ना दे सके। क्या न करे? आतंकवाद को बढ़ावा ना दे सके, आतंकवाद को बढ़ावा न दे सके। इसलिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। और अगर हम आपको बताएं तो इसने अभी रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया है। क्यों? यूक्रेन में युद्ध करने के लिए इसकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। करने के लिए कब रद्द किया है सदस्यता? 24 फरवरी को। अब अगर मैं इसका हेडक्वार्टर पूछूं कहाँ है, तो भाइयों इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति अभी जल्दी में हुई है टी राजा कुमार। मैंने टेस्ट में भी पूछा था। और इनका संबंध है सिंगापुर देश से। इनका किस देश से संबंध है? तो दोस्तों, इनका संबंध है सिंगापुर देश से। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत इसका कब सदस्य बना, तो 2010 में FATF का जो सदस्य है वो भारत बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वजह से आपको ये प्रश्न जरूर से जरूर याद ही रखना है। इसके बाद ILO के बारे में आपको बताते हैं। ILO की स्थापना कब हुई? ILO का फुल फॉर्म क्या है, आइए जानते हैं। ILO का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा। वर्साई की संधि के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका है मुख्यालय। और अगर हम इसकी डिटेल में अध्ययन करें तो ये जो लेखा परीक्षक चुने गए हैं इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इनका नाम है। और इनका कार्यकाल जो है वो 2024 से 2027 तक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ILO का फुल फॉर्म, ILO की स्थापना भी आपको बता दी है। 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये फिल्म का नाम है RRR। लगातार ये मूवी कई अवार्ड जीत चुकी है। किसकी है? तो आप जानते होंगे SS राजामौली की निर्देशन की फिल्म है। और ये फिल्म आपको कैसी लगी? आपने ये फिल्म देखी है या नहीं देखी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन यदि लगा हो तो आप लाइक तो कर ही देंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो ज़रूर आपको मज़ा आया होगा। आप अच्छी तैयारी करें और जल्दी से जल्दी आपको आपकी मंजिल मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। रोज़ क्लास आएगी तो रोज़ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो ये क्लास फिर नहीं आएगी। ये आप पर निर्भर करता है। आप क्लास को पसंद करते हैं तो ये क्लास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इससे शेयर जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के बैच चल रहे हैं। जो लोग तैयारी करना चाहें उनके लिए यह द्वार हमेशा खुला हुआ है। वे आएँ, मेहनत से पढ़ाई करें, सफलता आपके कदमों में होगी। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं कितने लोगों का आप हौसला हैं, पता नहीं कितने लोगों की आप पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। इन्हीं मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।